Unacademy. Let's crack it. तोड़। चलो तो आ जाते हैं भाई। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है बेटा आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो बचा हुआ पोर्शन था वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने आपको लैप और वेव वाइंडिंग समझा दिया था। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग की। अब लास्ट लेक्चर में आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग को सिंप्लेक्स लैप सिंप्लेक्स वेव कह रहे हो, ये मल्टीप्लेक्स क्या है? फिर बेटा मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का यूज कहां पे किया जाता है? वेयर वी नीड मोर देन 2 पैरेलल पाथ और मोर देन p पैरेलल पाथ। समझ रहे हो? जैसे क्या होता है, लैप के अंदर कितने पैरेलल पाथ होते हैं? p होते हैं। वेव के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। जब इतने पैरेलल पाथ आपके लिए सफिशिएंट ना हो, आपको इससे भी ज्यादा पैरेलल पाथ की जरूरत पड़े टू इंक्रीज द करंट रेटिंग, देन यू गो फॉर मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि भाई मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग्स आर यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ in lap or wave winding are not sufficient। ठीक है, are not sufficient। अब बेटा यहां पे क्या करते हैं ना, यहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ाते हैं। जैसे देखो कि अगर मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात करें तो पैरेलल पाथ होते हैं m इंटू पी, और मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग की बात करें तो इट इज 2 इंटू एम। m क्या है? m इज द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब होता है? जैसे डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो m होगा 2, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग है तो m होगा 3। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, अगर डुप्लेक्स वाइंडिंग की बात करेंगे तो m होगा 2, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग की अगर बात करोगे तो m होगा 3। ठीक है, तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी आपकी m की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग लेते हैं तो m आता है 1। अब देखो जैसे 10 पोल डीसी मशीन है, तो अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग की बात करें तो लैप के अंदर 10 पैरेलल पाथ होंगे और वेव के अंदर 2 ही होंगे। लेकिन बेटा अगर आपको 2 से 10 के बीच में कुछ भी चाहिए तो आप कौन सी वाइंडिंग यूज कर लो? मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग लगा लो। जैसे देखो डुप्लेक्स वेव अगर लोगे तो 2 की जगह 4 मिलेंगे, ट्रिप्लेक्स अगर लोगे तो 6 मिलेंगे, और अगर क्वाड्रप्लेक्स लोगे तो 8 मिलेंगे। तो अगर आपको लैप और वेव के बीच में कुछ भी चाहिए तो वहां पे आप मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग का यूज कर सकते हैं। यहां पे डिजाइनिंग में बेटा क्या चेंज करना पड़ता है कि यहां पे आपकी कम्यूटेटर पिच बदल जाती है। क्या बदल जाती है? कम्यूटेटर पिच। जैसे लैप वाइंडिंग के अंदर बेटा कम्यूटेटर पिच होती है +-1, तो मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग में होती है +-m। ऐसी वेव के अंदर होती है 2/p s +-1, तो 1 की जगह m आ जाता है 2/p s +-m। यहां पे c क्या है? c इज द कॉइल, और अगर डबल लेयर वाइंडिंग की बात करें तो कॉइल बराबर स्लॉट। ठीक है, अगर हम डबल लेयर वाइंडिंग की बात करें तो स्लॉट्स इज इक्वल टू कॉइल। ठीक है, तो ये होगा भाई। अब देखो जैसे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो 8 स्लॉट हैं और आपके पास 2 पोल हैं। आप क्या बना रहे हो? डुप्लेक्स वाइंडिंग। तो बेटा कॉइल और स्लॉट तो 8 हुए, कॉइल साइड हुई आपके पास 16। कॉइल स्पैन कितना लेते हैं? अगर एक फुल पिच कॉइल लेते हैं तो कॉइल स्पैन लिया जाता है S/P, तो दैट इज फॉर अ फुल पिच वाइंडिंग। अगर फुल पिच वाइंडिंग है तो S/P लेते हैं, दैट विल कम आउट टू बी 4। कितना आएगा? 4 आ जाएगा। कम्यूटेटर पिच, क्योंकि ये डुप्लेक्स वाइंडिंग है बेटा 1 नहीं ले सकते, यहां पे क्या लेना पड़ेगा? m। m क्या लोगे? 2। डुप्लेक्स है तो जिसका मतलब है m बराबर 2। ठीक है,
अब मैंने आपको लैप और वेव डिजाइन करना सिखाया था, उसी नियमों से इसको डिजाइन करेंगे। देखो, अगर 1 वाला कंडक्टर देखें तो 1 वाला स्पैन के अनुसार, स्पैन है 4 का, किससे जुड़ेगा? 5 डैश से। किससे जुड़ेगा भाई? 5 डैश से। ठीक है, अगर 1 वाला देखें ना तो 1 वाला जुड़ेगा मेरा 5 डैश से। ये जुड़ गया। ठीक है, अब 1 वाला 5 डैश से जुड़ा बेटा, और 1 वाले को हमने जोड़ा कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट से? 1 से। 1 वाले को हमने जोड़ा 1 से, लेकिन फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है दैट इज 5 डैश, 5 डैश किससे कम्यूटेटर से जुड़ेगा वो देखना पड़ेगा कम्यूटेटर पिच से। अगर देखो कम्यूटेटर पिच 2 है, तो अगर 1 वाला 1 में जा रहा है तो 5 डैश वाला 3 में जाएगा। किस में जाएगा बेटा? 3 में जाएगा। चलो जी सर, सही है। अब 3 से कौन शुरू होगा? 3 से शुरू होगा बेटा 3 वाला। 3 से कौन शुरू हुआ? 3 वाला हुआ। अब 3 वाला किससे जुड़ेगा? 3 जुड़ेगा बेटा 7 डैश से। किससे जुड़ेगा? 7 डैश से। ये जुड़ गया। अब अगर 3 वाला 3 में जुड़ा है तो 7 डैश वाला किस में जुड़ेगा? 7 डैश वाला जुड़ेगा 5 में, क्योंकि कम्यूटेटर पिच है 2, तो ये जाके जुड़ेगा 5 में। अब 5 से कौन उठेगा? 5 से उठेगा बेटा 5। 5 से उठा 5। ठीक है, 5 से अगर 5 उठा तो इसका दूसरा हिस्सा 9 डैश में जाएगा। है तो लेकिन 8 ही। ठीक है, तो 9 डैश का मतलब क्या हुआ? 1 डैश। 9 डैश का मतलब क्या हुआ? 1 डैश। ठीक है, अब ये 1 डैश पे आ गया। 5 वाला अगर 5 से जुड़ा है तो 1 डैश वाला किससे जुड़ेगा? 1 डैश वाला जुड़ेगा 7 से। 1 डैश वाला किससे जुड़ेगा? 7 से। ठीक है, अब 7 से कौन स्टार्ट होगा भाई? 7 से स्टार्ट होगा 7। अब 7 किससे जुड़ेगा? 7 जुड़ेगा 11 डैश से। 11 डैश का मतलब 8 है तो 3 डैश। क्या मतलब हुआ? 3 डैश। ये हुआ भाई। ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम 7। ये आ रहा है फ्रॉम 5। अगर 7 वाला 7 में है तो इसका दूसरा पार्ट यानी 3 डैश, 3 डैश जुड़ेगा 7 + 2 9, लेकिन है तो 8 ही। 8 का मतलब है 1 से, 9 का मतलब 1 से। तो देखो वाइंडिंग क्लोज हो गई। ठीक है, वाइंडिंग क्लोज हो गई। 1 वाला मैंने 5 डैश, अच्छा 4 डैश में कर दिया है क्या? ओहो, ठीक है, अब ये देखो ये वाइंडिंग क्लोज हो गई। ये 1 से चली थी और 1 पे खत्म हो गई, लेकिन क्या सारे कंडक्टर यूज हुए? नहीं, सारे यूज नहीं हुए। सिर्फ कौन से यूज हुए? ऑड वाले यूज हुए। देखो 1 1 डैश, 3 3 डैश, 5 5 डैश, 7 7 डैश, बस ये यूज हुए। अब आप एक नई वाइंडिंग चालू कर सकते हो। कहां से? 2 से। कहां से चालू कर सकते हो एक नई वाइंडिंग? आप चालू कर सकते हो बेटा 2 से। अब अगर आप 2 से चालू करेंगे तो 2 वाले को भेजेंगे 6 डैश में। ठीक है, 2 वाले को किस में भेजेंगे? 6 डैश में। देखो 2 वाला गया 6 डैश में। ठीक है, अब 2 वाला अगर आगे की तरफ जोड़ा जाए 2 के अंदर तो 6 डैश वाला किस में जुड़ेगा? ये जुड़ेगा 2 + 2 किसके अंदर? 6 डैश वाला जुड़ेगा 4 के अंदर। अब यहां से जो है ना इवन वाले चलने लगेंगे। तो एक तरह से एक मशीन के अंदर 2 सेपरेट वाइंडिंग हो गई। अब 4 से देखो, आप 4 को स्टार्ट करोगे, 4 का दूसरा हिस्सा किस में जाके जुड़ेगा भाई? 4 का दूसरा हिस्सा जाके जुड़ेगा 8 डैश में। समझ में आ रही है बात? 8 डैश में। 4 अगर 4 से चालू हुआ तो 8 डैश किस में जाएगा? 6 में।
ये आ गया 6 में, फिर 6 से 6 चालू होगा। तो बेटा इस तरह से एक मशीन के अंदर दो सेपरेट वाइंडिंग है, यहां पे दो अलग अलग क्लोज्ड वाइंडिंग है। जैसे पहली कौन सी है 1 4 डैश, फिर 4 डैश गया था 3 में, वहां से 3 चालू हुआ, 1 और 5 डैश, 5 डैश गया था 3 में, 3 7 डैश, 7 डैश गया था 5 में, 5 1 डैश, 1 डैश गया था 7 में, फिर यहाँ से 7, फिर 3 डैश। तो ये ऐसे आ गया था एक क्लोज वाइंडिंग। दूसरी क्लोज वाइंडिंग बेटा ऐसे ही बनेगी, 2 से चालू हुई 6 डैश, 6 डैश जहाँ पे जुड़ा वहाँ से 4 चालू हुआ, 8 डैश, 8 डैश जहाँ से चालू हुआ ख़त्म हुआ वहाँ पे 6 चालू हुआ, 6 के बाद 10 तो यानी 2 डैश, 2 डैश जहाँ पे गया वहाँ से चालू हुआ 8, 8 के बाद 4 डैश। तो ये दो अलग अलग क्लोज वाइंडिंग हो गई, इस कारण से नंबर ऑफ पैरेलल पाथ डबल हो गए। एक क्लोज वाइंडिंग में जितने पैरेलल पाथ होंगे, अगर दो क्लोज वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी डबल्ड। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी डबल्ड, ये होता है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के अंदर भाई। ठीक है, इस टाइप से मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ा देती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे दो वाइंडिंग अलग अलग हैं तो उनके लिए ब्रशेस भी डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ ब्रशेस विल ऑल्सो बी डबल। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रशेस विल ऑल्सो बी डबल। अब देखो इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्प्लिट कॉइल। अब स्प्लिट कॉइल का क्या मतलब होता है बेटा? पहली बात तो स्प्लिट कॉइल की बात तब करते हैं जब एक स्लॉट में दो से अधिक कॉइल साइड आती हैं। दो से अधिक कॉइल साइड का मतलब है डबल लेयर वाइंडिंग से भी ज्यादा कॉइल साइड का आना। डबल लेयर में क्या हुआ था, एक स्लॉट में दो कॉइल साइड आई थी, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। लेकिन जब दो से ज्यादा कॉइल साइड एक स्लॉट में लगाई जाए, मे बी 4 मे बी 6, और अगर दो कॉइल ऐसी हो जो शुरू तो एक ही स्लॉट में हुई लेकिन खत्म अलग अलग स्लॉट में हुई, यानी कि एक तरह से दोनों कॉइल्स की लेंथ अलग अलग हो गई। अगर वो शुरू एक ही स्लॉट में हो रही है लेकिन एंड अलग अलग स्लॉट में हो रही हैं, दे बोथ विल हैव डिफरेंट लेंथ एंड दिस विल बी कॉल्ड एज योर स्प्लिट कॉइल। इसको क्या बोलोगे आप लोग? स्प्लिट कॉइल। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 30 स्लॉट हैं और 60 कॉइल हैं। 30 स्लॉट और 60 कॉइल का मतलब क्या हुआ बेटा कि यहां पे 120 कॉइल साइड हैं, क्योंकि एक कॉइल की दो कॉइल साइड होती हैं, यानी 120 कॉइल साइड हैं। और एक स्लॉट में कितनी कॉइल साइड हो गई? 4। 120/30 दैट इज 4। तो यानी यहां पे एक स्लॉट के अंदर 4 कॉइल साइड आती हैं। अब बेटा यहां पे अगर बैक पिच का फॉर्मूला लगाएं लैप के लिए, बैक पिच का फॉर्मूला होता है 2c/p प्लस माइनस k। ठीक है, तो यानी कि 2c/p प्लस माइनस k का मतलब हुआ 30 प्लस माइनस k। अब ये हमेशा ऑड होना चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया, k को 1 रख दिया। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आई, 29 और 31। अब लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच अगर 1 है तो आपकी वाइंडिंग पिच 2 टाइम्स कम्यूटेटर पिच होती है, दैट इज 2। और वाइंडिंग पिच जो होती है ना, वो बैक पिच माइनस फ्रंट पिच होती है। देखो लैप वाइंडिंग के अंदर आपकी YC होती है 1, वाइंडिंग पिच इज 2YC, सो दैट इज 2। वाइंडिंग पिच होती है बैक पिच माइनस फ्रंट पिच, जिसका मतलब है यहां पे फ्रंट पिच क्या आएगी, बैक पिच माइनस वाइंडिंग पिच। ठीक है, अब यहां वाइंडिंग पिच बेटा अगर 2 है तो यहां पे 29 और 31 में अगर 2 घटाएंगे 27 और 29, 27 और 29।
ठीक है। तो अब देखो, जैसे अगर मैं 29 लेता हूं तो पहले स्लॉट के अंदर बेटा 4 कॉइल साइड आ रही हैं, 1 3 2 4। टॉप वाली को हमने नंबर दिया है ऑड और बॉटम वाली को नंबर दिया है हमने इवन। अब यहां पे देखो 2 कॉइल की टॉप साइड आ गई 1 और 3, 1 और 3। इनकी बॉटम साइड कौन सी होगी, वो निकलेगी बैक पिच से। तो अगर आप 29 लेते हो तो 1 वाला जुड़ेगा 30 से और 3 वाला जुड़ेगा 32 से। क्या होगा, 1 वाला जुड़ेगा 30 से, 3 वाला जुड़ेगा 32 से। तो दैट इज स्लॉट नंबर 8। तो ये दोनों ही किस में लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखो, 30 और 32, स्लॉट 8। लेकिन मेरे बच्चों अगर आप बैक पेज 29 की जगह 31 लेते तो 1 वाला किससे जुड़ता, 1 प्लस 31 यानी 32 से। 3 वाला किससे जुड़ता, 3 प्लस 31 यानी 34 से। अब 32 वाला तो स्लॉट नंबर 8 में आ रहा है, लेकिन 34 वाला किस में आ रहा है, स्लॉट नंबर 9 में आ रहा है। तो बेटा अगर यहां पे ये आता है स्लॉट नंबर 8 में और ये आता है स्लॉट नंबर 9 में, तो यानी कॉइल्स चालू सेम स्लॉट से हुई, स्लॉट नंबर 1 से, लेकिन खत्म अलग अलग स्लॉट पे हुई 8 एंड 9। तो दैट इज कॉल्ड एज द स्प्लिट कॉइल। तो अगर आप ये चाहते हो बेटा सभी कॉइल की बराबर लेंथ रहे, यानी सभी कॉइल एकदम सिमेट्रिक हो, कोई बड़ी या छोटी ना हो, तो उसके लिए आपको बैक पिच ऐसी चूज करनी पड़ेगी दैट देयर आर नो स्प्लिट कॉइल फॉर्मेशन। तो स्प्लिट कॉइल से क्या होता है, नुकसान क्या है, डिफरेंट कॉइल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ which means it is leading to unsymmetrical design, है ना। अगर आप डिजाइन में सिमेट्री मेंटेन करना चाहते हो कि सभी कॉइल बराबर लेंथ की हो, तो देन बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको स्प्लिट कॉइल अवॉइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब बैक पिच का आप कौन सा वैल्यू लेके चलेंगे, 29 वाला, ना कि 31 वाला। अब आते हैं डमी कॉइल पे। बेटा डमी कॉइल के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं या नंबर ऑफ कॉइल जो रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके ऑड होते हैं, टर्न्स ऑड नहीं होते, स्लॉट्स और कॉइल्स आर ऑड। अब यार मान लो आपने बोला मुझे आर्मेचर पे 17 स्लॉट चाहिए, 17 स्लॉट चाहिए। अब उस टाइप का आर्मेचर मार्केट में अवेलेबल हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, हो सकता है मार्केट में 20 स्लॉट्स का आर्मेचर अवेलेबल है। अगर मेरे पास 20 का अवेलेबल है और मेरे को यूज सिर्फ 17 करने हैं तो मेरे 3 स्लॉट खाली रह जाएंगे। अगर ये 3 स्लॉट खाली रह गए तो वहां पे रोटर का वेट कम हो जाएगा। इसका मतलब है द वेट विल बिकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पे वेट ज्यादा कहीं पे वेट कम, इसीलिए किसी भी स्लॉट को खाली नहीं छोड़ा जाता। तो ये जो 3 स्लॉट आपके पास एक्स्ट्रा हैं इनके अंदर भी आप कॉइल प्लेस करते हो एंड सच अ कॉइल इज कॉल्ड एज द डमी कॉइल। ये कॉइल क्या किया जाता है, इसे कम्यूटेटर से नहीं जोड़ते, इसे क्या करते हैं, इसे शॉर्ट सर्किट करके रख देते हैं ताकि ये आउटपुट पे इंपैक्ट ना डाले। बस इसका काम क्या है, मैकेनिकल बैलेंसिंग का। इसका काम क्या है, मैकेनिकल बैलेंसिंग का। तो लिखा भी है देखो, दीज कॉइल डू नॉट टेक पार्ट इन ईएमएफ जनरेशन एंड आर टेप्ड एंड आर नॉट कनेक्टेड टू कम्यूटेटर। तो आपको याद रहे डमी कॉइल का यूज ज्यादातर कहां देखा जाता है, वेव वाइंडिंग में, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ स्लॉट्स की जरूरत होती है और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो रिमेनिंग नंबर ऑफ स्लॉट्स में क्या लगा दिया जाएगा, डमी कॉइल। अब आते हैं सर्कुलेटिंग करंट पे। बेटा क्या होता है जब हम लैप वाइंडिंग की बात करते हैं, सबसे पहली बात है कि यहां पे क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट कहां पे देखा जाता है, लैप वाइंडिंग के अंदर। क्या होता है बेटा, यहां पे लैप वाइंडिंग में जो भी हमारे पैरेलल पाथ होते हैं वो सभी पोल्स के अंडर नहीं आते हैं। कोई पैरेलल पाथ कोई 2 पर्टिकुलर पोल के नीचे आता है, 2 से ज्यादा पोल को कोई पैरेलल पाथ कवर नहीं करता। बात को समझेंगे, 1 पैरेलल पाथ ओनली कवर्स 2 पोल। तो अगर आपके पास 4 पोल हैं, सपोज 4 पोल हैं तो 4 पैरेलल पाथ हैं। अब पहला पैरेलल पाथ पहले नॉर्थ साउथ के नीचे आया
दूसरा आया साउथ नॉर्थ के नीचे, तीसरा आया नॉर्थ साउथ के नीचे, चौथा आया साउथ नॉर्थ के नीचे। यानी एक पोल का इंफ्लुएंस दो पैरेलल पाथ पे देखने मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो लैप वाइंडिंग में मैंने क्या बोला कि भाई ईच पैरेलल पाथ is under influence of टू पोल्स, ठीक है, और एक पोल, ईच पोल influences टू पैरेलल पाथ, ठीक है, each pole influences two parallel path, ठीक है भाई। तो यहां तक बात क्लियर है। अब लेकिन बेटा क्या होगा अगर किसी कारण से एक पोल की मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, मान लो उस पोल के नीचे एयर गैप बढ़ गया, वो थोड़ा सा डीमैग्नेटाइज हो गया, किसी भी कारण से किसी एक पोल की अगर मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा हो गई, तो वो जिन दो पैरेलल पाथ को इंपैक्ट कर रहा है उनके ईएमएफ पे असर पड़ेगा। किस पे असर पड़ेगा? दो पैरेलल पाथ पे असर पड़ेगा। जिन दो पैरेलल पाथ को वो इन्फ्लुएंस करता है सब पे तो नहीं पड़ेगा। तो बेटा इस कारण से एवरी पैरेलल पाथ विल हैव अ डिफरेंट ईएमएफ। हर पैरेलल पाथ में अलग अमाउंट ऑफ ईएमएफ आ जाएगा। अगर हर एक पैरेलल पाथ में अलग अलग ईएमएफ हो गया तो देन इट विल लीड टू सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट बेटा देखो कब आते हैं? जब कभी दो डिवाइसेस पैरेलली चलती हैं और उनके अंदर वोल्टेज अलग अलग हो, देन इट लीड्स टू सर्कुलेटिंग करंट। यहां पे वो दो डिवाइसेस का काम कौन कर रहे हैं? पैरेलल पाथ। जब दो पैरेलल पाथ अलग अलग वोल्टेज कैरी करेंगे तो इट विल लीड टू सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। जैसे मान लो बेटा कि ये दो आपके ब्रशेस तो एक साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये दो ब्रश एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब मान लो ये दो ब्रश एक साथ कनेक्टेड है, सेम पोलैरिटी के ब्रश एक साथ जोड़ते हैं ना। अब बेटा ऐसा मान लो कि जैसे कि यहां पे रेजिस्टेंस ले लो हर पैरेलल पाथ का, मान लो 0.1, समझना 0.1 0.1। अब मैं कहता हूं ना कि टर्मिनल वोल्टेज जो है यहां पे मान लो 50 वोल्ट है। अब ऐसा मानो कि यहां पे ईएमएफ आ रहा है 51, यहां पे भी आ रहा है 51, लेकिन इन दोनों पे ज्यादा आ रहा है, ऊपर वाले का मैग्नेट कमजोर हो गया है तो यहां आ रहा है 52। अब करंट कितना आएगा भाई? करंट कैसे निकालोगे? ईएमएफ माइनस वीटी बाय रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या आएगा? 10, यहां पे आएगा 10, इन दोनों में आएगा 20। तो ये अनइक्वल करंट के कारण देयर विल बी कॉल्ड एज अ सर्कुलेटिंग करंट। अब सर्कुलेटिंग करंट से नुकसान क्या है? पहली बात तो इससे कॉपर लॉस बढ़ते हैं। दूसरी बात बेटा सर्कुलेटिंग करंट के कारण हर ब्रश पे बराबर करंट फ्लो नहीं करता। अलग अलग ब्रशेस का करंट अलग अलग आता है। अगर अलग अलग ब्रशेस का करंट अलग अलग आने वाला है तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे कुछ ब्रशेस पे ज्यादा हीट डिसिपेशन होगा विच कैन गेट डैमेज्ड। देखो मैं आपको दिखाता हूं क्या होगा। जैसे मान लो कि ये हमारे ब्रशेस हैं, ठीक है। अब इसके बीच में हमने क्या किया, ऐसे हमने दिखाया, देखो मैंने ऐसे ईएमएफ दिखाया है ना। दो ब्रश मेरे पॉजिटिव वाले हैं और दो वो हैं जिन पे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ रहा है। अब ये दो ब्रशेस आपस में एक साथ कनेक्टेड हैं भाई,
और ऐसे ही ये दो ब्रशेस आपस में एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है भाई। अब मैंने क्या बोला ना कि यहां पे मान लो आपको 50 वोल्ट मिल रहा है, ये मैंने आपको बताया 51.1, 51.1, ये मैंने बोला 52.1, 52 एंड 0.1। अब बेटा करंट कैसे आएगा? एक्चुअली ना प्लस माइनस इधर उल्टे होंगे। अब इधर से करंट चलेगा इस वाली बैटरी से 10 एम्पियर। कितना चलेगा? 10। इससे कितना चलेगा? इससे भी चलेगा 10। इससे कितना चलेगा? इससे चलेगा 20 और इधर से 20। तो देखो यार, इस ब्रश पे कितना करंट गया? 20 20 मिला के 40, इधर 10 10 मिला के 20, करेक्ट। इधर 10 और 20 मिला के 30 और इधर भी 30। अब ये जो ऊपर नीचे वाले ब्रशेस हैं यार, इसमें देखो ना करंट अनइक्वल हो गया। इस ब्रश पे 20 एम्पियर है और इस पे 40 एम्पियर है, तो 40 एम्पियर वाले ब्रश को ज्यादा करंट ले जाना पड़ रहा है। दैट मीन्स इट कैन गेट डैमेज्ड। इसी कारण से सर्कुलेटिंग करंट इज नॉट गुड। तो हम क्या कहते हैं, हम बस इतना चाहते हैं, सर्कुलेटिंग करंट देखो अवॉइड तो हो नहीं सकता। मशीन के अंदर एक मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कम हो जाए ये तो मैं अवॉइड कर नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं सर्कुलेटिंग करंट को ब्रशेस तक मत पहुंचने दो, उन्हें कोई और क्लोज पाथ आप प्रोवाइड कर दो। कैसे क्लोज पाथ प्रोवाइड कर दो? कि जो ब्रशेस बाहर एक्सटर्नली एक साथ कनेक्टेड हैं, उन कम्यूटेटर सेगमेंट्स को आप इंटरनली भी कनेक्ट कर दें। अगर आप यहां पे इनको इंटरनली कनेक्ट कर देंगे तो ये जो सर्कुलेटिंग करंट बन रहा होगा दैट विल नॉट हैव टू पास थ्रू द ब्रशेस, वो अंदर की अंदर अपना लूप कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम किस में आता है? लैप में। वेव में क्यों नहीं आता? वेव में जितने भी पैरेलल पाथ होते हैं वो सभी पोल के नीचे से गुजरते हैं। अगर सभी पोल्स को कवर करेगा एक पर्टिकुलर पैरेलल पाथ तो क्या होगा? अगर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कम हुआ तो वो दोनों पैरेलल पाथ को बराबर अफेक्ट करेगा। ऐसा सोचो, वेव के अंदर दो पैरेलल पाथ हैं, दोनों पैरेलल पाथ 4 पोल 6 पोल सबको क्रॉस करते हैं। तो अगर किसी मैग्नेट के अंदर प्रॉब्लम भी हुई तो वो दोनों पैरेलल पाथ को बराबर इंपैक्ट करने वाला है, जिस कारण से सर्कुलेटिंग करंट का इशू ही नहीं है। लेकिन लैप के अंदर क्या प्रॉब्लम है? एक पैरेलल पाथ दो ही पोल को कवर करता है, तो अगर किसी एक पोल के अंदर दिक्कत आई तो सिर्फ दो पैरेलल पाथ पे असर पड़ेगा, बाकी दो पे असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम लाते हैं बेटा इक्वलाइजर रिंग। तो हम लोग यहां पे क्या कहते हैं कि हमने सर्कुलेटिंग करंट को एक इंटरनल पाथ दे दिया जिससे कि दिस अवॉइड्स फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट थ्रू ब्रशेस। ठीक है, इससे क्या है, सर्कुलेटिंग करंट ब्रशेस से नहीं फ्लो करता है, ठीक है भाई। तो इससे क्या है, सर्कुलेटिंग करंट ब्रशेस से फ्लो नहीं करता है, वो सिर्फ कहां से फ्लो करता है? वो इंटरनली ही फ्लो करता है। तो इससे हमारे ब्रशेस प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो दैट इज योर इक्वलाइजर रिंग। तो ये कहां पे यूज होती है? ये याद रहे, ओनली यूज्ड इन लैप वाइंडिंग। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं बेटा, कि अगर एग्जाम के अंदर कभी भी आपको 1 मार्क थ्योरी क्वेश्चन फेस करना पड़े तो अब रट के जाना तो देखो यार पॉसिबल है नहीं। इस एज ग्रुप में आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स में रटाई तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने चीज़ें लॉजिकली सीखी हैं तो आप एग्जाम के अंदर तुरंत लॉजिक लगा के सॉल्व करके आंसर दे सकते हो रैदर देन कि रट के जाओ। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज कम्यूटेशन। सर ये कम्यूटेशन क्या होता है? बेटा कम्यूटेशन का मतलब होता है जब कोई कॉइल कम्यूटेट होती है तो उसका करंट रिवर्स हो जाता है। यानी वो करंट मान लो अगर 10 एम्पियर ले जा रही थी तो आफ्टर कम्यूटेशन इट विल कैरी -10 एम्पियर। दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ कम्यूटेशन।
अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, कम्यूटेशन का मतलब होता है डिवाइस को बंद करना, लेकिन यहां पे क्या मतलब है, रिवर्सल ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। ठीक है, नहीं बेटा इसका और नहीं बनाना पड़ेगा, ये लेक्चर से बस आप रिवीजन करो। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, रिवर्सल ऑफ करंट फ्लोइंग in a coil is termed as commutation। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। अब यहां पे बेटा क्या होता है, देखो इनिशियली मान लो ऐसा कुछ है, इनिशियली मान लो ऐसा कुछ है कि यहां पे ब्रश लगा है, एक ब्रश से दो पैरेलल पाथ निकल रहे हैं, तो यहां पे एक कॉइल का करंट आईसी, दूसरी कॉइल का भी करंट आईसी, तो मिलकर के दे रहे हैं 2IC। अब मेरा आर्मेचर और कम्यूटेटर राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है। अगर मान लो मैं आर्मेचर और कम्यूटेटर को स्टेशनरी मान लूं, यानी मैं आर्मेचर पे खड़ा हो जाऊं, तो मुझे ऐसा दिखेगा कि मेरा ब्रश जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड। सोच के देखो ना, अगर आप आर्मेचर पे खड़े हो जाओ तो आपको ब्रश लेफ्ट साइड में मूव होता नजर आएगा। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ब्रश थोड़ा सा कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 2 के साथ ओवरलैप कर गया, ज्यादातर अभी 1 में ही है, लेकिन थोड़ा सा 2 के साथ भी ओवरलैप कर गया। इस कारण से क्या हुआ, 1 और 2 वाले कम्यूटेटर सेगमेंट हो गए शॉर्ट। ब्रश क्योंकि कंडक्टिंग है ना, तो इसने 1 और 2 वाले सेगमेंट को शॉर्ट कर दिया। अब 1 और 2 सेगमेंट के बीच में ये ए वाली कॉइल कनेक्टेड है, देखो जरा, ये जो ए कॉइल है बेटा, इट इज कनेक्टेड बिटवीन सेगमेंट नंबर 2 एंड सेगमेंट नंबर 1। तो जब आपने 1 और 2 को शॉर्ट किया तो बेसिकली ये पर्टिकुलर कॉइल आपकी शॉर्ट सर्किट हो गई, राइट, ये कॉइल आपकी शॉर्ट सर्किट हो गई। अब यहां पे क्या हुआ कि कुछ करंट इस वायर से आने लगा I2, जिस कारण से इधर करंट कितना आ गया, IC की जगह IC माइनस I2। इधर तो अभी भी IC था, तो इधर KCL के हिसाब से आ गया 2IC माइनस I2। कितना आ गया, 2IC माइनस I2। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये ब्रश बराबर लाई कर जाता है 2 में और 1 में, 2 और 1 के साथ बराबर ओवरलैपिंग हो जाती है, जितना 2 के साथ ओवरलैपिंग उतनी ही 1 के साथ। तो देखो ये जो IC करंट आता है ये इस वायर से पूरा नीचे आ जाता है, और इधर से जो IC आता है ये भी पूरा नीचे आ जाता है, तो यहां पे आपका 0 एम्पियर करंट आता है। तो इस समय पे देखो पहले करंट IC था इस कॉइल में, फिर थोड़ा सा कम हुआ IC माइनस I2, और अब हो गया ये 0। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बेटा ओवरलैपिंग 2 वाले के साथ ज्यादा होती है, तो यहां से IC आया, यहां से IC आया, तो यहां से देखो ये IC माइनस I1 आया, यहां से IC आ रहा था, कुछ I1 नीचे आया तो IC माइनस I1, और इधर से आया IC, तो ये हो गया 2IC माइनस I1। क्या हो गया, 2IC माइनस I1। 2IC माइनस I1 प्लस I1 मिलके क्या बना, 2IC। फाइनली ये पूरा का पूरा 2 के साथ ओवरलैप कर गया, तो अब इधर से IC आया, इधर के साथ भी IC आया, IC मिलके आया 2IC। अब आप देखो ए वाली कॉइल में पहले करंट IC था राइट में, अब करंट IC है लेफ्ट में, और यहां पे क्या हो गया था, 0। तो यही तो हम कह रहे हैं कम्यूटेशन का मतलब है कॉइल के अंदर करंट का रिवर्सल, और करंट रिवर्स होते समय बीच में 0 क्रॉस करता है, तो दैट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कम्यूटेशन। अब यहां डिफाइन करते हैं कम्यूटेशन पीरियड, which is given as the brush width by commutator speed। क्या होता है, brush width by commutator speed। अब देखो यहां पे जो कम्यूटेटर स्पीड लेते हैं बेटा, ये न्यूमेरिकल में काम आ जाता है फॉर्मूला। ये जो कम्यूटेटर स्पीड हम लेते हैं दैट इज बेसिकली R इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा को आप क्या लिखते हो, 2πn/60, और R हो जाता है डायमीटर बाय 2, हाफ ऑफ आर्मेचर
डायमीटर। ठीक है, तो यहां से आ जाता है कम्यूटेशन पीरियड। अब बेटा यहां पे टी कॉम का क्या मतलब है? कम्यूटेशन पीरियड का मतलब है कितना टाइम आप दे रहे हो कॉइल में करंट रिवर्स करने के लिए, कितना टाइम आप अवेलेबल करा रहे हो। और टी कॉम का मतलब क्या है? टाइम टेकन फॉर करंट रिवर्सल, कि कॉइल कितना टाइम ले रही है करंट रिवर्सल में। भाई मान लो कॉइल ने बोला मुझे 1 सेकेंड लगेगा, आपने बोला नहीं भाई मेरे पास तो 0.8 सेकेंड है, तो कॉइल को टाइम ज्यादा लग रहा है, आप दे कम रहे हो, आप दे कम रहे हो, दैट इज अंडर कम्यूटेशन, दैट इज अंडर कम्यूटेशन। और अगर कॉइल को टाइम कम लगता है जितना आप दे रहे हो, मान लो मैंने आपको असाइनमेंट दिया और बोला 2 दिन में सबमिट करो, आपने लेकिन एक ही दिन में कर लिया, तो दैट इज ओवर कम्यूटेशन, तब आप ओवर टैलेंटेड हैं। ठीक है, और मैंने 2 दिन दिया लेकिन आपको 3 दिन लग गए, तो आप अंडर टैलेंटेड हैं, ऐसी अंडर कम्यूटेशन। ठीक है, समझ में आया भाई? सत्यम बेटा अगर तुमने मेरी कल की क्लास अटेंड की होगी तो मैंने बोला था कि अब नेक्स्ट क्लास मंडे होगी, लास्ट वीक में मैंने सैटरडे ले ली थी क्योंकि आपका कोर्स थोड़ा सा पीछे चल रहा था। इस हफ्ते वैसे भी खत्म ही हो जाएगा कोर्स, मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते या अगले हफ्ते के मिड तक आपका सिलेबस गेट का खत्म हो जाएगा, तो काहे टेंशन ले रहे हो। अब देखो क्या होता है बेटा, जब कॉइल का करंट रिवर्स होता है ना आईसी से माइनस आईसी, तो कॉइल की इंडक्टेंस जो होती है उसमें बनता है एक ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये ईएमएफ कम्यूटेशन को अपोज करता है, करंट के रिवर्सल को अपोज करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिलेड कम्यूटेशन। ये कॉइल के अंदर जो वोल्टेज बनती है बेटा, दैट इज ईसी इक्वल टू एल सी डी आई सी बाई डी टी, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस ईएमएफ। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस ईएमएफ। ये रिएक्टेंस ईएमएफ जो होता है, इट अपोजेस कम्यूटेशन, और अगर ये कम्यूटेशन को अपोज करता है तो इट कॉजेज स्पार्किंग, इसके कारण स्पार्किंग आती है। तो बेटा इसी के लिए हम आगे चल के पढ़ते हैं कि इंटरपोल लगाए जाते हैं ताकि वो इस स्पार्किंग को खत्म कर पाएं, इस रिएक्टेंस ईएमएफ को कैंसिल कर पाएं। ठीक है, चलो भाई फटाफट से आ जाओ इस पे क्वेश्चन पे। कम्यूटेशन इज डिलेड ड्यू टू, जल्दी से बताओ कम्यूटेशन डिले क्यों होती है? ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन, because of other factors. Come on everyone, फटाफट आंसर दो भाई। Come on everybody, क्या आएगा? अभिषेक कह रहे हैं बी, तो इसका आंसर होना चाहिए बेटा लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि लीकेज की वजह से भी होता है ना। गौतम बेटा आई डोंट आंसर डाउट्स वाया इंस्टाग्राम। ओके, चलो नेक्स्ट। वाई ब्रश शिफ्टिंग मेथड इज नॉट एम्प्लॉयड इन प्रैक्टिकल कम्यूटेशन? ब्रश शिफ्टिंग को यूज क्यों नहीं करते प्रैक्टिकल कम्यूटेशन में? बताओ भाई। इसका आंसर होता है इट कॉजेज डीमैग्नेटाइजेशन। तो इससे क्या होता है ना, फ्लक्स कम हो जाता है, और फ्लक्स कम हो जाने से ईएमएफ एंड टॉर्क दोनों ही कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखो। इंटरपोल्स आर एक्साइटेड विद,
इंटरपोल्स आर एक्साइटेड विद। थैंक यू एनिमेरियन। जल्दी से बताओ भाई, इंटरपोल्स को किससे एक्साइट करते हैं? दे आर एक्साइटेड विद आर्मेचर करंट। इंटरपोल जो होते हैं ना वो हमेशा सीरीज में होते हैं विद द आर्मेचर। अगला देखो, इंटरपोल्स आर एक्साइटेड बाय कीपिंग देम इन डैश विद आर्मेचर। इंटरपोल्स आर एक्साइटेड बाय कीपिंग देम इन डैश विद आर्मेचर। क्या आएगा? आंसर विल बी सीरीज विद आर्मेचर। बहुत बढ़िया, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इज वन पोल अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन। इंटरपोल की पोलैरिटी अगले पोल जैसी होती है, किस में? मोटर, जनरेटर में, या हमेशा पीछे वाला पोल? तो आंसर इज जनरेटर। जनरेटर में ना इंटरपोल की पोलैरिटी हमेशा अगले पोल जैसी होती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ भाई आर्मेचर रिएक्शन पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आर्मेचर रिएक्शन चीज क्या है? देखो, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है बेटा वो फ्लक्स पैदा करती है। अब ये फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स पैदा कर देती है ये आर्मेचर वाइंडिंग से लिंक होता है। आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ बनाता है, ईएमएफ के कारण करंट बनाता है। अब जब आर्मेचर वाइंडिंग में भी करंट बन जाता है तो आर्मेचर वाइंडिंग भी अपना फ्लक्स बनाती है। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स होता है, एमएमएफ होता है, दैट इज कॉल्ड एज द आर्मेचर रिएक्शन। आप ऐसा सोचो, अगर फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स एक्शन है तो उसके कारण आर्मेचर वाइंडिंग का बनने वाला फ्लक्स क्या कहलाएगा? रिएक्शन, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है? द आर्मेचर रिएक्शन शोज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड ऑन द मेन फील्ड। In other words, armature reaction represents the impact of armature flux on the main field flux. The armature flux is produced by armature current when current flows through them and the main field is produced by the magnetic pole. जो चीज अभी मैंने आपको बताई, आर्मेचर फ्लक्स कैसा इंपैक्ट डालेगा मेन फील्ड के फ्लक्स पे, that will be termed as the armature reaction, ठीक है। अब यहां पे कंसेप्ट आता है बेटा एमएनए और जीएनए का। अब आर्मेचर फ्लक्स के कारण क्या होता है ना, दो इफेक्ट आते हैं। एक तो ये मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है, दूसरा इट रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन जो होता है ना दैट इज ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है आर्मेचर फ्लक्स इज परपेंडिकुलर टू फील्ड फ्लक्स, और जो रिडक्शन है दैट इज ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग नेचर, यानी आर्मेचर फ्लक्स इज अपोजिट टू योर मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है। ब्रशेस के एंड पे होगा बेटा, वहां पे मैक्सिमम आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। Gautam, you can ask other students the doubt. For YouTube and special class students, we don't have doubt solving facility yet. That is only for the plus users, so you can ask it with other students. ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाती है। अभी मैं आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात ही नहीं कर रहा, यहां पे सिर्फ मैंने क्या दिखाया है, ओनली मेन फील्ड फ्लक्स। यहां पे सिर्फ मैंने क्या दिखाया है, मेन फील्ड फ्लक्स। अब यहां पे ये जो मेन फील्ड फ्लक्स होती है बेटा दैट इज योर डी एक्सिस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस। इससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे, इससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज जीएनए। क्या बोलते हैं? जीएनए या क्यू एक्सिस। तो हम क्या बोलते हैं, द एक्सिस at 90 degree electrical to the main field axis is called Q axis और GNA। क्या बोलते हैं इसको? GNA।
जीएनए का फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन ध्यान रहे एंगल 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल नहीं। फिर सर ये एमएनए क्या है? एमएनए का मतलब है भाई मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एमएनए का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? एक ऐसी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फ्लक्स। देखो अगर आप बात करो फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर दैट इज जीएनए, और रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर दैट इज एमएनए। ठीक है, तो अगर देखो सिर्फ और सिर्फ फील्ड फ्लक्स लिया जाए, हम लोग आर्मेचर के फ्लक्स के बारे में बात ही ना करें, तो अगर सिर्फ फील्ड फ्लक्स लिया जाए तो वही रिजल्टेंट है, तब एमएनए और जीएनए कोइंसाइड करती हैं। एमएनए और जीएनए कोइंसाइड करती हैं। अब देखो हम ब्रशेस को ना इस एक्सिस पे दिखा देते हैं, एमएनए और जीएनए पे। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली brushes lie under the pole, brushes lie under pole, but they short circuit coil at GNA through commutator। अब बेटा हर बार कम्यूटेटर ड्रॉ करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये बात दिखाने के लिए कि भाई जो जीएनए पे कॉइल है वो शॉर्ट सर्किट होगी, आप ब्रशेस को दिखा देते हो जीएनए पे। ठीक है, ब्रशेस एक्चुअली डी एक्सिस पे होते हैं, लेकिन क्यू एक्सिस पे क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो उस कॉइल को शॉर्ट सर्किट करते हैं विच लाइज एट द क्यू एक्सिस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई भाई। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम लोग मान रहे हैं डॉट्स एंड क्रॉसेस इन दी आर्मेचर। साउथ पोल के नीचे मैंने डॉट ले लिया, नॉर्थ पोल के नीचे मैंने क्रॉस ले लिया। किस बेसिस पे? जनरेटर के रोटेशन के बेसिस पे, कि जनरेटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, अब इससे डॉट और क्रॉस से क्या हुआ? आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड बनी एंड दैट इज डाउनवर्ड्स। तो देखो जो पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आर्मेचर की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। इसीलिए बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्योंकि अगर पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो आर्मेचर की वर्टिकल है, दैट इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन नेचर। ठीक है, अब यहां पे बेटा अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी सी हमारी टिल्ट हो जाती हैं और ये रिजल्टेंट न्यूट्रल प्लेन आता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, MNA। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज MNA। ठीक है, MNA। तो यहां पे क्या होता है बेटा? जीएनए और एमएनए के बीच में देयर इज अ शिफ्ट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, देयर इज अ शिफ्ट ऑफ एंगल थीटा। लेजी इंजीनियर मेरे भाई, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग का लेक्चर, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1, तो वहां मैंने बताया डॉट और क्रॉस कैसे निकाला जाता है, V क्रॉस B करके निकाला जाता है। उस पर मैंने क्वेश्चन भी कराया है और वो मैंने समझाया भी है बेटा, है ना। तो वहां मैंने EMT के बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, कैसे आप निकालते हो डॉट्स एंड क्रॉसेस। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या हुआ बेटा कि जो आपका ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस है और जो आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो आपका शिफ्ट हो गया। अब सर इसे न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? बेटा क्या होता है ना, इस एक्सिस पे जो कॉइल लाई करती है, इस एक्सिस के अलोंग जो कॉइल लाई करती है उसका EMF 0 होता है। क्या होता है? EMF 0 होता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन कॉइल के वेलोसिटी की भी होती है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएं तो वहां पे आपका EMF हो जाता है 0। तो हम क्या बोलते हैं? एट न्यूट्रल एक्सिस V वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, तो EMF इज 0। अब प्रॉब्लम ये है मेरे भाई
कि कॉइल कौन सी जीरो ईएमएफ वाली है, जो एमएनए पे लाई कर रही है, और ब्रश शॉर्ट सर्किट किसे कर रहा है, जीएनए वाली कॉइल को। अरे भाई जीएनए पे जीरो ईएमएफ है ही नहीं, यानी वी आर शॉर्ट सर्किटिंग द कॉइल विच डज नॉट हैव जीरो ईएमएफ, या ये कह दो वी आर शॉर्ट सर्किटिंग अ कॉइल विद नॉन जीरो ईएमएफ। अगर नॉन जीरो ईएमएफ वाली कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर दोगे देन बेटा इट विल कॉज स्पार्किंग। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉइल एट जीएनए इज शॉर्टेड but EMF of coil at GNA is non-zero. EMF along MNA is zero. अब ये हो गई समस्या। ब्रशेस शॉर्ट सर्किट जिस कॉइल को कर रहे हैं that is not actually having the zero EMF. ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या हुआ ना, अगर हम MNA को देखें तो MNA हमें शिफ्टेड नजर आती है in the direction of rotation of generator या opposite to the direction of motor rotation। ठीक है, आप ये कह सकते हो जनरेटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, तो MNA आपकी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है, क्लॉकवाइज शिफ्ट हुई है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर, या फिर आप ये कह दो मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, MNA क्लॉकवाइज गई है, तो इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोटर। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन आपका एक पोल के एज पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है और एक पोल के एज पे घटाता है। कैसे सर, देखो ये वाला फिगर देखना, यहां पे बेटा क्या हो रहा था, यहां पे अगर आप देखो क्रॉसेस का मैग्नेटिक फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो बेटा यहां पे इनकी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में जा रही है और यहां पे राइट में। ध्यान से देखो, ये जो क्रॉसेस बने हुए हैं नॉर्थ के नीचे, इनका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर से जाता है लेफ्ट और नीचे से जाता है राइट। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ वाली, ये भी तो राइट में है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी नॉर्थ से साउथ है वो भी तो राइट में है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर में वो ऐड हो जाएगी और नीचे में आर्मेचर की फील्ड से सबट्रैक्ट हो जाएगी। नॉर्थ के ऊपर वाले पार्ट में एडिशन मिलेगा, नीचे वाले पार्ट में सबट्रैक्शन। अब साउथ के नीचे हैं डॉट, इनकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी बेटा, इनकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी तो ऊपर से जाएगी लेफ्ट और नीचे से जाएगी राइट, तो यहां नीचे में आ जाएगा एडिशन और ऊपर में आ जाएगा सबट्रैक्शन। समझ रहे हो, क्योंकि नॉर्थ से साउथ वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे ऊपर में वो अपोजिट है और नीचे में सेम डायरेक्शन में है, तो यानी पोल के एक किनारे पे दो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होती हैं और पोल के एक किनारे पे दो मैग्नेटिक फील्ड सबट्रैक्ट होती हैं। तो हम यही कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन एक एज पे क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है और एक एज पे मैग्नेटिक फील्ड को घटाता है। विनायक बेटा कम्यूटेशन ऑलरेडी कवर हो गया, पीछे जाके देखो। ठीक है, तो देखो भाई हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन हैज अ स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, एडेड टू फील्ड फ्लक्स एट वन पोल टिप एंड दूसरे में वीकनिंग होता है। अब ये कैसे होता है भाई, बेटा अगर इतना बेसिक से मशीन पढ़ना है मेरे बच्चों तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखो कि मोटर को लेफ्ट और जनरेटर को राइट क्यों लिया। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखोगे तो ये सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना, समझ रहे हो। इतना बारीकी से मशीन हम लोग मैराथन में कवर नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कम टाइम में सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। बस मैं आपको इतना बता दूं बेटा, जनरेटर मोटर में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। अगर आप करंट सेम रखें तो आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा लेना होता है, और अगर आप करंट अपोजिट ले लें तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम ले सकते हैं। अब भाई यहाँ पे बार बार दो अलग अलग करंट के लिए डायग्राम बनाने की जगह हमने क्या किया,
हमने करंट को सेम रखा, डॉट और क्रॉस सेम रखे जनरेटर मोटर में, तो उनकी रोटेशन उल्टी दिखानी पड़ी। ठीक है, उनकी रोटेशन हमें रिवर्स में दिखानी पड़ी, क्योंकि हमने करंट दोनों के लिए एक ही बनाए। अगर आप रोटेशन सेम दिखा देते तो आपको ना दो अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ते, डॉट और क्रॉस एक्सचेंज करके। अभी देखो, समझो यहां पे साउथ के नीचे आपके पास डॉट आ रहा है, ठीक है, और नॉर्थ के नीचे आपके पास बेटा क्रॉस आ रहा है। ठीक है, ये हुआ। अब यहां पे बच्चों क्या होगा, देखो अगर ध्यान से, ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनने के कारण यहां पे आ रही है लेफ्ट में और यहां पे आ रही है राइट में, और क्रॉसेस की बन रही है क्लॉकवाइज, यानी यहां पे आ रही है राइट में और नीचे आ रही है लेफ्ट में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड पोल्स की है वो है राइट में, बी एफ। तो देखो यार, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका बी एफ और बी ए आर यहां पे ऐड होंगे, यहां पे सब्ट्रैक्ट होंगे, यहां पे ऐड होंगे और यहां पे सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यहां पे सब्ट्रैक्ट होंगे। अब इन एजेस को अगर नाम दे दें, इन एजेस को अगर नाम दे दें, तो ये वाला बेटा आपका S1 है, ठीक है, ये वाला आपका S2 है, एज। ठीक है, यहां पे ये N1 है और ये N2 है। अब लीडिंग और ट्रेलिंग का क्या मतलब है बेटा, अगर आप कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कंडक्टर जिस पोल एज से पोल के नीचे एंट्री लेता है, जैसे देखो ये वाला कंडक्टर देख लो, ये S1 के थ्रू एंट्री ले रहा है। जनरेटर की डायरेक्शन में अगर सोचो, क्लॉकवाइज सोचो, तो ये S1 में एंट्री लेके S2 से बाहर चला जाएगा। सोच के देखो ना, ये कंडक्टर जो है ये ऐसे S1 में घुसा और S2 से निकल गया। अब अगर बेटा ये S1 से एंट्री ले रहा है तो दैट इज द लीडिंग पोल टिप, और S2 से अगर लीविंग है, S2 से अगर लीविंग है तो दैट इज द ट्रेलिंग पोल टिप। तो कोई भी कंडक्टर पोल के जिस एज पे एंट्री लेगा दैट विल बी लीडिंग और दूसरा एज ट्रेलिंग। अब मोटर उल्टा घूमती है, मोटर का रोटेशन उल्टा है, तो वहां लीडिंग और ट्रेलिंग अपोजिट हो गया है, वहां लीडिंग और ट्रेलिंग अपोजिट हो गया है। ठीक है भाई, अब यहां पे नॉर्थ के अंदर भी सेम चीज हो रही है बेटा। अगर आप इस कंडक्टर को देखें तो ये N2 से एंटर कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है ना तो N2 से एंटर कर रहा है। अगर N2 से एंटर कर रहा है तो N2 इज द लीडिंग पोल टिप एंड N1 इज द ट्रेलिंग। मोटर के लिए उल्टा है। अब देखो भाई, S1 पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, S2 पे हो रहा है एडिशन। तो S2 पे एडिशन माने स्ट्रेंथनिंग, S1 पे सब्ट्रैक्शन माने वीकनिंग। ऐसे ही बेटा N2 पे सब्ट्रैक्शन, N1 पे एडिशन। N1 पे अगर एडिशन है दैट इज स्ट्रेंथनिंग और N2 पे सब्ट्रैक्शन है माने वीकनिंग। अब लेकिन स्ट्रेंथनिंग का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। अब जब कभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, ठीक है, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो बेटा वहां पे आ जाता है सैचुरेशन। क्या आ जाता है, सैचुरेशन। और सैचुरेशन आ जाने से मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं बढ़ पाती जितना कि वो बढ़ना चाहती है। मान लो वो बढ़ना चाहती है 1 से 1.5 टेस्ला, लेकिन 1.5 टेस्ला तक नहीं जाएगी, सैचुरेट होके 1.2 1.3 टेस्ला तक जाएगी। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होती है, घटने में कभी कोई सैचुरेशन नहीं होता, तो घटती तो उतना है जितना घटना चाहती है, लेकिन बढ़ उतना नहीं पाती। ठीक है, तो क्या होता है, हम यहां पे बोलते हैं कि बेटा ड्यू टू सैचुरेशन स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट is less than weakening effect। ठीक है,
मतलब अगर 0.5 का इंक्रीमेंट चाहिए था तो 0.5 का इंक्रीमेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन 0.5 का डिक्रीमेंट जरूर हो जाएगा। इस कारण से इंक्रीज उतना नहीं आता जितना डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जितना डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग। आशुतोष बेटा, तुमने पहले भी तो मशीन पढ़ रखा है मेरे बच्चे, कि नहीं पढ़ रखा है पहले मशीन? बताओ, है भाई? BAR का सर डायरेक्शन कैसे बनाया बेटा? डॉट देखो, अंगूठा तुम्हारी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, यानी ऊपर से लेफ्ट और नीचे से राइट, ऊपर से लेफ्ट नीचे से राइट, ये आ गया। क्रॉस में क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्रॉस में क्या होगा? क्लॉकवाइज, यानी ऊपर से राइट नीचे से लेफ्ट, ऊपर से राइट नीचे से लेफ्ट। तो यही तो बनाया है बस, और क्या बनाया है? विश्वजीत बेटा, इस चैनल पे मशीन की एक क्वेश्चन सीरीज है, वो देख लो, और मशीन की थ्योरी वाली प्लेलिस्ट देख लो, काफ़ी है। ठीक है भाई? और आशुतोष बेटा, तुमसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती हैं, है ना, क्योंकि तुम्हारा कहना ये था कि तुम्हारा बेसिक क्लियर है, अब तुम्हें अच्छे क्वेश्चन करने हैं। और जब तुम ऐसा सवाल पूछ लेते हो कि कैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उससे ये लगता है कि फिर बेसिक भी कहाँ ही क्लियर है। अब देखो बेटा, अगर हम वेवफॉर्म्स की बात करें, वेवफॉर्म्स की बात करें, तो ये जो हमारी फील्ड फ्लक्स डेंसिटी होती है, ये कैसी होती है? फ्लैट टॉप। मैंने आपको डीसी मशीन के पहले लेक्चर में बताया भी था, व्हाई डू वी प्रेफर द फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी? क्योंकि इससे आर्मेचर के अंदर ईएमएफ आपका रिपल कम करता है ना? ईएमएफ के अंदर रिपल कम होता है। कैसे पोल शू यूज किए जाते हैं? यहां पे यूज होते हैं आर्क शेप्ड पोल शू। ठीक है। अब बेटा, अगर आर्मेचर के एमएमएफ की बात करें, तो आर्मेचर का जो एमएमएफ है वो उसकी शेप आती है ट्रायंगुलर। सर ये ट्रायंगुलर कैसे आई, ये अभी जाने दो बेटा, है ना, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर देखना हो तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में पढ़ाया हुआ है कि ट्रायंगुलर कैसे आती है, एम्पियर्स लॉ से पूरा निकाला जाता है। ठीक है। क्या होता है ना, आर्मेचर को माना जाता है एक यूनिफॉर्म करंट शीट। क्या माना जाता है? एक यूनिफॉर्म करंट शीट माना जाता है। यूनिफॉर्म करंट शीट से जो एमएमएफ बनता है दैट इज लीनियर या दैट इज ट्रायंगुलर। ठीक है। तो आपका लीनियर या ट्रायंगुलर ग्राफ बन जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है बेटा क्यू एक्सिस पे। आर्मेचर एमएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है दैट इज एट क्यू एक्सिस। लेकिन क्या होता है ना, क्यू एक्सिस पे एयर गैप भी ज्यादा होता है। एयर गैप ज्यादा होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है और इसकी शेप बनती है सैडल शेप। ठीक है। इसकी शेप कैसी बनती है? सैडल शेप। तो इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन बेटा शेप के बारे में आ जाता है डायरेक्टली, कि भाई आपकी फील्ड फ्लक्स की डेंसिटी कैसी होती है? फ्लैट टॉप। आर्मेचर एमएमएफ कैसा होता है? ट्रायंगुलर। आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी कैसी होती है? सैडल शेप। अब जब इन दोनों को बेटा ऐड कर दिया जाए, किसको? आर्मेचर को और फील्ड वाले को, तो यहां पे ना ये रिजल्टेंट बनता है। देखो ये रिजल्टेंट बनता है जो ग्रीन कलर से बना रखा है। ठीक है। ये जो रिजल्टेंट है, अब आप देख सकते हो ये काफी डिस्टॉर्ट हो चुका है। तो आर्मेचर रिएक्शन ने क्या किया है? आर्मेचर रिएक्शन ने ना इसको डिस्टॉर्ट कर दिया, इसकी पूरी शेप बिगाड़ के रख दी है। तो दैट इज व्हाट वी सेड कि आर्मेचर रिएक्शन जब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है तो फ्लक्स डेंसिटी की शेप बिगाड़ देता है। दूसरी बात ये देखो, ये वाला पॉइंट था जहां पे BF 0 था, फील्ड का फ्लक्स डेंसिटी, लेकिन इस पॉइंट पे रिजल्टेंट 0 है। जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट 0 होता है ना दैट इज कॉल्ड एज MNA, और जहां पे फील्ड फ्लक्स डेंसिटी 0 होती है दैट इज GNA। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो बेटा कि GNA और MNA में शिफ्टिंग आ गई ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है। दूसरी बात देखो, यहां पे आपका फ्लक्स डेंसिटी कम हुआ है दैट इज वीकनिंग, और यहां पे बढ़ा है दैट इज स्ट्रेंथनिंग। तो पोल के एक एज पे फ्लक्स डेंसिटी कम होता है, वीकनिंग इफेक्ट। पोल के दूसरे एज पे बढ़ता है दैट इज स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। लेकिन सैचुरेशन के कारण बेटा स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट हमेशा वीकनिंग इफेक्ट से कम आता है,
इसीलिए नेट इफेक्ट आपका बनता है डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन तो चलो मैंने आपको बता ही दिया। अब आर्मेचर रिएक्शन कम कैसे किया जाए? हाई रिलक्टेंस पोल टिप, पोल की जो टिप है उसकी अगर रिलक्टेंस हाई होगी तो आर्मेचर का फ्लक्स घटेगा। फील्ड पोल के अंदर होल कर दो, होल करने से क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स के रास्ते में एयर गैप आ जाता है। अगर आर्मेचर फ्लक्स के रास्ते में एयर गैप आ गया तब क्या होगा, तब बेटा वहां पे उसका रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। इंक्रीज द फील्ड फ्लक्स, अगर फील्ड फ्लक्स को आर्मेचर से काफी ज्यादा कर दें तो आर्मेचर का इफेक्ट ना के बराबर। इंटरपोल या फिर कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर हमें स्पार्किंग का प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि कॉइल जो शॉर्ट सर्किट हुई वो जीएनए पे थी, जबकि जीरो ईएमएफ कहां पे था, एमएनए पे था। जीरो ईएमएफ एमएनए पे था और कॉइल शॉर्ट सर्किट वाली जीएनए पे थी। तो अगर सर हम ब्रशेस को एमएनए पे लगा दें तब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तब वो कॉइल शॉर्ट सर्किट होगी जो कि एमएनए पे थी, है ना। तो देखो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले बेटा क्या होता है, देखो कि ये आपका फील्ड फ्लक्स है, करेक्ट। ये क्या है, फील्ड फ्लक्स है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने क्या कर रखा है ना, ब्रशेस लगा रखे हैं। कहां पे, जीएनए पे। कहां पे लगाए हैं आपने ब्रश, जीएनए पे। ठीक है, जिस कारण से क्या हो रहा है, जो आर्मेचर रिएक्शन है ना मेरा, जो आर्मेचर रिएक्शन है वो आ रहा है जीएनए के अलोंग। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन आ रहा है जीएनए के अलोंग। अब अगर आर्मेचर रिएक्शन जीएनए के अलोंग आ रहा है तो यहां से हमारा जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, प्रखर का जो क्वेश्चन था अभी कि एमएनए कभी जीएनए को पकड़ क्यों नहीं पाती, तो यहां पे ना हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आ गया। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर अगर आप लाइन देखोगे, इसके परपेंडिकुलर अगर आप लाइन देखोगे, दैट विल बी एमएनए। ये क्या होगी, एमएनए। अब पहली बात तो बेटा ये जो शिफ्टिंग होती है ना थीटा एंगल की, ये थीटा एंगल की शिफ्टिंग जो होती है, सर योर वे ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिलक्टेंस मतलब, तो यहां पे देखो ये जो थीटा होता है, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ आई ए। क्यों भाई, क्योंकि आई ए जितना ज्यादा होगा बेटा उतना ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन होगा और उसी के हिसाब से रिजल्टेंट डिफाइन होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से रिजल्टेंट डिफाइन होगा। नो राकेश बेटा, देयर इज नो सच फैसिलिटी। हर्ड इन योर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। तो रिलक्टेंस की डेफिनेशन क्या, अपोजिशन टू द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ मटेरियल। वेरी सिंपल डेफिनेशन। अब देखो आपने क्या सोचा कि सर चालाकी करते हैं ना, अपन क्या करते हैं, अपन ना एमएनए पे ब्रशेस को लगा देते हैं। अब की बार सर हमने क्या किया ना, हमने बहुत होशियारी दिखाई और हमने ब्रशेस को लगा डाला एमएनए पे। लेकिन बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो ब्रशेस के अलोंग ही होता है। क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज अलोंग दी ब्रशेस। अब अगर ऐसा हुआ तो इससे क्या होगा, इससे ना बेटा आपका जो रिजल्टेंट है वो फिर से बदल जाएगा। आपका जो रिजल्टेंट है दैट विल चेंज अगेन, दैट इज अगेन गोइंग टू चेंज। रिजल्टेंट अगर दोबारे से बदल गया तो इस पे परपेंडिकुलर आने वाली एक्सिस फिर बदल जाएगी। देखो अब की बार ये हो जाएगी, ये हो गई न्यू एमएनए। तो एमएनए उतना ही शिफ्ट हो जाएगी जितना आप ब्रशेस को शिफ्ट करते रहोगे। ठीक है, ब्रशेस की शिफ्टिंग के साथ साथ एमएनए शिफ्ट होती जाएगी, इसीलिए आप कभी भी एमएनए को कैच नहीं कर सकते। ठीक है भाई,
हाँ बेटा, मैं जो भी थ्योरी पढ़ाता हूँ किसी भी कोर्स के अंदर बेटा, वो इंडिया के सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। अब देखो क्या होता है ना, इफ ब्रशेज आर शिफ्टेड, if brushes are shifted by angle theta इलेक्ट्रिकल, तो आपका आर्मेचर रिएक्शन के ना दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक तो डीमैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग का फॉर्मूला होता है 2 थीटा बाय 180 आर्मेचर करंट बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इनटू Z बाय 2p। अब इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं बेटा। और आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग वाला जो कंपोनेंट होता है दैट इज रिमेनिंग कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन यहां ये ध्यान रहे थीटा किस में लेते हैं, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, ये आता है। अब यहां पे क्या होता है, ब्रशेज आर शिफ्टेड, ब्रशेज को हम शिफ्ट किस डायरेक्शन में करते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन एंड ऑपोजिट टू मोटर रोटेशन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे ब्रशेस को हम लोग शिफ्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन और अपोजिट टू मोटर। नहीं बेटा, मेंस में भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो, अब भाई शिफ्टिंग ब्रशेस इन जनरेटर डायरेक्शन, इससे क्या होता है, दो कंपोनेंट बनते हैं आर्मेचर रिएक्शन के, डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और अगर मोटर की डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे, यानी कि मोटर आपका घूमती कैसे है, जनरेटर घूमता है क्लॉकवाइज, मोटर कैसे लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ब्रशेस को एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया तो आर्मेचर रिएक्शन ब्रशेस के अलोंग आएगा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, दिस इज मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग क्यों, क्योंकि फील्ड फ्लक्स के पैरेलल आ रहा है, और एक आ रहा है परपेंडिकुलर, दैट इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो अगर जनरेटर की डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो तो क्या आता है, डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। मोटर की डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो तो मैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के कारण क्या होता है, फ्लक्स बढ़ता है, जिससे ईएमएफ एंड टॉर्क इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब डीमैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मैंने बता दिया। अब आते हैं इंटरपोल पे। इंटरपोल का काम क्या होता है बेटा, अरे भाई इंडिया के सभी एग्जाम के लिए थ्योरी पढ़ाया हुआ सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ भाई, अब इंटरपोल का काम क्या होता है कि जो कॉइल कम्यूटेट हो रही है, जो कॉइल शॉर्ट सर्किट हो रही है, उस कॉइल के अंदर ईएमएफ आपको जीरो करना है। क्या करना है, आपको ईएमएफ जीरो करना है। तो जो भी ईएमएफ आर्मेचर रिएक्शन बनाए या जो भी ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी से आए, उसे कैंसिल करता है इंटरपोल। तो देखो इंटरपोल क्या करता है, इट कैंसिल्स ईएमएफ, या फिर ऐसा कह दो इट कैंसिल्स रिएक्टेंस ईएमएफ एंड आर्मेचर फ्लक्स एट क्यू एक्सिस। क्यू एक्सिस को हम इंटरपोलर रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरपोलर रीजन। इंटरपोलर क्यों भाई, पोल्स के बीच का रीजन, ठीक है। तो वहां पे आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल करता है और रिएक्टेंस ईएमएफ को भी कैंसिल करता है। अब इसकी जो पोलैरिटी होती है बेटा, जनरेटर के केस में नेक्स्ट पोल जैसी होती है। देखो ये वाला इंटरपोल है, इसकी पोलैरिटी अगले पोल जैसी। अगर जनरेटर देखोगे यानी क्लॉकवाइज देखोगे तो अगला पोल कौन है, साउथ, तो साउथ वाली पोलैरिटी आएगी।
अगर मोटर देखोगे, मोटर उल्टा घूमती है तो ये पोल अगला नहीं होगा, ये पिछला होगा। तो मोटर के लिए पीछे वाले पोल जैसी पोलैरिटी, जनरेटर के लिए आगे आने वाली जैसी पोल की पोलैरिटी। ठीक है, तो यही लिखा है, सेम एज द पोल अहेड इन केस ऑफ जनरेटर। ठीक है, इन केस ऑफ जनरेटर। दूसरी बात क्या होती है बेटा, इंटरपोल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो होती है टेपर्ड। टेपर्ड माने बकेट टाइप स्ट्रक्चर। कैसी होती है? बकेट जैसी होती है, बाल्टी जैसी। क्यों होती है? ये नैरो होते हैं एट फ्रंट, आगे की तरफ नैरो होते हैं। उसका रीजन होता है टू इम्पैक्ट ओनली कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। सिर्फ उसी कॉइल पे असर पड़ना चाहिए जो कम्यूटेट हो रही है। ठीक है, और ब्रॉड एट बैक, पीछे की तरफ चौड़े होते हैं। क्यों? टू अवॉइड सैचुरेशन। एरिया बढ़ा के ना फ्लक्स डेंसिटी कम कर देते हैं। फ्लक्स डेंसिटी कम करने से सैचुरेशन अवॉइड हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है भाई आदित्य। ठीक है, अब देखो इंटरपोल के कारण क्या होता है, ये ऐसे ना छोटा छोटा मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है बिलो द इंटरपोल। तो ये इंटरपोलर रीजन में ना आर्मेचर के एमएमएफ को, आर्मेचर के फ्लक्स को काट देता है। तो पहले देखो ये फ्लक्स ऐसा था, पहले ये फ्लक्स ऐसा था, अब ये कैसा हो गया? अब ये नीचे की तरफ डिप हो गया। तो सर फायदा क्या हुआ? जीरो थोड़ी ना किया, नीचे की तरफ डिप कर दिया। बेटा इंटरपोल्स जो है ना आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू से ज्यादा एमएमएफ बनाते हैं ताकि वो LdI/dt वाले वोल्टेज को भी काट पाए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? इंटरपोल्स नॉट ओनली cancel armature reaction along Q axis but are made stronger to compensate reactance EMF। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इंटरपोल का जो मेन काम है ना बेटा, इसका मेन काम क्या है? इंप्रूव कम्यूटेशन। आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं क्वेश्चन में, वो कहेगा कैंसिल आर्मेचर रिएक्शन या इंप्रूव कम्यूटेशन। आर्मेचर रिएक्शन को नहीं काटता, आर्मेचर रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ क्यू एक्सिस पे इंपैक्ट करता है, बट इसका मेन काम क्या है? टू इंप्रूव द कम्यूटेशन। अब आते हैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग पे। देखो इंटरपोल जो होते हैं वो आर्मेचर रिएक्शन को कट तो करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां पे? क्यू एक्सिस पे। अब जो डी एक्सिस है या जो पोल के नीचे वाला हिस्सा है, वहां पे अगर आपको कट करना है बेटा, इन दैट केस यू हैव टू यूज द कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। सर ये कैसे कट करती है? देखो यार, अगर यहां पे आर्मेचर रिएक्शन में आर्मेचर के करंट में डॉट है, तो आर्मेचर का एमएमएफ कैसा बनेगा? या आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड डॉट के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जी कैसे बनती है, ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसे बन गई। और अगर हम बात करें कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग बेटा पोल फेसेस में लगाई जाती है। कहां लगाते हैं? पोल फेस में। पोल फेस में वाइंडिंग को घुसा दिया जाता है और इसकी पोलैरिटी ना आर्मेचर से उल्टी रहती है। यानी आर्मेचर में अगर डॉट है तो इसमें क्रॉस है।
अगर इसमें क्रॉस है, इसमें क्रॉस है, तो ये कैसी बनेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्लॉकवाइज। कैसे बनेगी भाई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर बनेगी तो देखो काट दिया ना आर्मेचर रिएक्शन को, सोचो, कट कर दिया आर्मेचर रिएक्शन को। आर्मेचर रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज था, ये है क्लॉकवाइज। तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, इट कैंसल्स द आर्मेचर रिएक्शन अंडर द पोल। ठीक है, तो देखो पोल के नीचे काट देती है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, और पोल्स के बीच में आर्मेचर रिएक्शन को काट देता है इंटरपोल। ठीक है, इस तरह से आर्मेचर रिएक्शन पोल के नीचे भी कट जाता है और पोल्स के बीच में भी कट जाता है। अब अगर आप ये चाहते हो कि आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल करना है, तो भाई आर्मेचर रिएक्शन IA के प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स और इंटरपोल का फ्लक्स भी IA के प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा, इसीलिए उसे आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाए। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, FAR is proportional to IA, तो in order to cancel FAR, F compensating and F interpole must be proportional to IA. Therefore, compensating winding and interpole is in series with आर्मेचर। तो हमेशा ध्यान रखना इनके अंदर भी कौन सा करंट बहता है, आर्मेचर का। तो देखो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का जो MMF पोलैरिटी है वो आर्मेचर रिएक्शन से उल्टी है। ये ग्रीन वाला देखो, ये रेड वाला अगर आर्मेचर रिएक्शन है जो कि इंक्रीजिंग है, तो ये ग्रीन वाला कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है विच इज डिक्रीजिंग। तो ये क्या करेगा, इट विल कैंसिल द आर्मेचर रिएक्शन अंडर द पोल। लेकिन पोल के बाहर ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि पोल के बाहर कोई भी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग नहीं थी, तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई। लेकिन जहां तक वाइंडिंग बढ़ती जा रही थी वहां तक इसके फ्लक्स में चेंज देखने मिल रहा था। ठीक है, ऐसे सोचो ना, अगर एम्पियर लॉ लगाना है तो करंट एनक्लोज की बात करते हैं। अगर आप लूप पोल से बड़ी बनाओगे तो उसमें करंट एनक्लोज फिक्स रहेगा, तो MMF इज कांस्टेंट। लेकिन जब आप लूप छोटी बनाओगे तो जैसे जैसे लूप का साइज बढ़ेगा करंट एनक्लोज बढ़ेगा, तो MMF भी चेंज होगा। अगर लूप आप पोल से बड़ी बना लोगे तो सारा पोल का करंट अंदर आ गया, पोल का पूरा करंट अंदर आ गया, तो करंट एनक्लोज कांस्टेंट, करंट एनक्लोज कांस्टेंट, तो MMF भी कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल गया, फिर से फ्लैट टॉप्ड। तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है, फ्लैट टॉप्ड। अब देखो यहां पे अगर हम कहें हमें एम्पियर टर्न चाहिए कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग के, तो ये लिखा जाता है ऐसे, पोल आर्क बाय पोल पिच। ठीक है, ये दोनों टर्म मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, इंटू IA बाय A Z बाय 2P। ये जो एक्चुअली ब्रैकेट में टर्म लिखते हैं ना हम बार बार, IA बाय A Z बाय 2P, दिस इज आर्मेचर MMF पर पोल या आर्मेचर रिएक्शन पर पोल। तो इससे आपका कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का MMF आ जाता है। ठीक है, अरे हाँ भाई, मशीन की प्लेलिस्ट हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। पढ़ना स्टार्ट भी करोगे कि सफिशिएंट सफिशिएंट सफिशिएंट, चलो मैंने बोल दिया नहीं है भाई सफिशिएंट, अब क्या करोगे बताओ। चलो भाई इसका आंसर दो क्वेश्चन का। इन अ DC मशीन द डायरेक्ट एक्सिस, DC मशीन में डायरेक्ट एक्सिस क्या करती है, इट इज द एक्सिस ऑफ द मेन पोल। D एक्सिस हमेशा मेन पोल की एक्सिस होती है। इन अ DC मशीन द फॉर्म ऑफ आर्मेचर MMF,
आर्मेचर एमएमएफ का शेप क्या होता है? मैंने पहले भी बोला था बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द शेप ऑफ आर्मेचर एमएमएफ? इट इज ट्रायंगुलर। इट इज ट्रायंगुलर। अगला, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन द फ्लक्स पर पोल एंड जनरेटेड वोल्टेज। आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स पर पोल और ईएमएफ पे क्या असर पड़ता है? बताओ भाई, आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स पर पोल और ईएमएफ पे क्या असर पड़ता है? तो आंसर विल बी बी, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का जो नेट इफेक्ट होता है दैट इज डीमैग्नेटाइजिंग। कैसा होता है? डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, अगला देखें भाई, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन? डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है आर्मेचर रिएक्शन का? मशीन का आरआईबी, देखो मशीन का क्रैश कोर्स तो कराऊंगा, आरआईबी क्या लगे हो तुम लोग? रैंक इंप्रूवमेंट का मतलब होता है जो बच्चे ऑलरेडी गेट में 60-70 नंबर ला चुके हैं उनको इंप्रूव कराया जाए। जो बच्चे अभी गेट देने वाले हैं, जिनको गेट का एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी रैंक को इंप्रूव क्या कराएं जब रैंक ही नहीं है? उनके लिए होता है क्रैश कोर्स। ठीक है, काहे आरआईबी लगे हो? आरआईबी के लिए पहले रैंक तो लाओ, फिर ना उसको इंप्रूव करोगे। चलो बताओ भाई, इसमें क्या होगा? आंसर विल बी ए, reduces generator EMF। बहुत बढ़िया। In a DC generator, effect of armature reaction on main pole flux। आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो भाई। What does armature reaction do? क्या करेगा? ये करेगा रिड्यूस एंड डिस्टॉर्ट। रिड्यूस कौन सा कंपोनेंट करता है? डीमैग्नेटाइजिंग। डिस्टॉर्ट कौन सा करता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, चल। आर्मेचर रिएक्शन एट 90 डिग्री टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड एज। आर्मेचर रिएक्शन जो 90 डिग्री पे होता है मेन फील्ड के, उसे क्या कहते हैं? बोलो बंधु, क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ। बहुत बढ़िया। पीक फ्लक्स डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल फ्लक्स डेंसिटी। पीक फ्लक्स डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल फ्लक्स डेंसिटी। एम्पियर टर्न्स पीक कह रहा है ओवर एम्पियर टर्न्स टोटल। बताओ भाई क्या आएगा? ए आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, दैट पीक इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, चलो अब अगले पे आते हैं भाई, ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन। ये वाला आपका न्यूमेरिकल टॉपिक है। न्यूमेरिकल टॉपिक एज इन, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ईएमएफ इक्वेशन में बेटा आपको बेसिक सी इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली। इसका डेरिवेशन जाने दो, पी जेड बाई 60A इंटू एन फाई, या फिर पी जेड बाई 2πA इंटू ओमेगा फाई। ठीक है, अरे टोटल अपॉन नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू फ्लक्स पर पोल। सिंपल तो है लेजी इंजीनियर। यहां पे बेटा n क्या है? n इज द स्पीड इन आरपीएम, और यहां पे ओमेगा क्या है? स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। अब जब आप स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड लेते हो ना, तो ओमेगा फाई के साथ जो टर्म आती है पी जेड बाई 2πA, दिस इज कॉल्ड एज km, यानी कि मशीन कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? km, यानी कि मशीन कांस्टेंट। टॉर्क इक्वेशन में क्या होता है? पी जेड बाई 2πA, ये चीज सेम रहती है, बस स्पीड ओमेगा की जगह क्या आ जाता है? आइए, ओमेगा की जगह क्या आ जाता है? आइए। अरे वेवफॉर्म के नाम पता होने चाहिए, वेवफॉर्म रट के ड्रॉ करने जाओगे क्या एग्जाम में? ठीक है, और यहां पे बेटा हम बात करते हैं डेवलप्ड पावर की। ये डेवलप्ड पावर क्या होती है? एक बार के लिए समझ लो, हर मशीन में पता होनी चाहिए। डेवलप पावर का मतलब होता है
power that gets converted from electrical to mechanical और वाइस वर्सा। ठीक है, तो पावर जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जाती है तो वो पावर कहलाती है डेवलप पावर। इसीलिए जो है ना, डेवलप्ड पावर के दो फॉर्मूले होते हैं। इलेक्ट्रिकल में होता है बेटा ईएमएफ इनटू करंट, और मैकेनिकल में होता है टॉर्क इनटू स्पीड, क्योंकि यही पावर है जो कन्वर्ट होती है। ठीक है, चलो जरा एक क्वेश्चन देखो भाई। What is the average EMF generated in a 4-pole DC machine having flux per pole 0.1 Weber, rotating at 1500 RPM, number of coil side is 100? बताइए बेटा। पीडीएफ संतोष अब मैंने देना बंद कर दिया, पीडीएफ सिर्फ प्लस वाले यूजर्स को मिलता है। आदर्श बेटा इस साल के आप डीपीपी लगा लो ना, अगर आपने मशीन और पावर सिस्टम प्लस पे किया है लास्ट ईयर, तो इस साल के प्लस के डीपीपी बना लो। ठीक है, या लास्ट ईयर का जो मैंने आरआई भी लिया था वो देख लो, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी देना बंद कर दिया है संतोष, अब कोई पीडीएफ नहीं मिलता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। देखें भाई, यहां पे क्या होगा, पोल्स हैं देखो 4, स्पीड है 1500, फ्लक्स है 0.1, कॉइल साइड है 100। कॉइल साइड कोई कंडक्टर मान लो, एक कॉइल साइड में कितने कंडक्टर हैं ये तो इसने हमें बताया नहीं, और लैप या वेव भी नहीं बताया। चलो लैप माने अगर, वैसे बोलना चाहिए था। कितना आ रहा है 2500, 10 2500, 25 पे क्या 100, 10 10 यार 19 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। एवरेज कॉइल ईएमएफ, कॉइल है हमारी 50। बेटा एक कॉइल साइड को एक कंडक्टर मान लिया है मैंने, क्योंकि एक कॉइल साइड में कितने कंडक्टर हैं ये तो हमें नहीं बताया। ठीक है, तो यहां से तो डिफरेंट आ रहा है भाई आंसर, 25, 100, 10। ये 19 तो कैसे भी नहीं बनेगा, फिर हो सकता है डेटा में गड़बड़ी दे रखी हो। चलो अगला ट्राई करो भाई। EMF and torque produced in a DC machine are proportional to, एक ऐसे निकाल दिया भाई अमन, 19 किलोवोल्ट। 19 किलोवोल्ट कभी सुना है डीसी मशीन में? जल जाएगी मशीन, 300-400 वोल्ट के ऊपर नहीं चलती है। EMF and torque in a DC machine are proportional to बेटा, EMF किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के। टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। A 4-pole lap wound DC generator has a useful flux of 0.07 Weber per pole. Calculate generated EMF when it is rotated at a speed of 900 RPM. Armature consists of 440 conductors. अब EMF तब भी बताना है जब अगर ये वेव वाउंड होता। करो भाई जल्दी से बनाओ। लैप वाउंड का EMF पूछा है, क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अवधेश, और क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, लैप वाउंड का EMF बताओ और उसके बाद ये बताओ अगर वेव होता तो क्या आंसर होता।
बताओ भाई। सिंपल फॉर्मूला लगाओ। पोल है 4, स्पीड है 900, फ्लक्स है 0.07 बाय 60, 440 बाय 4। ठीक है, तो ये आया 1560, 60 इंटू 110, 462 आ रहा है। यही आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं होगी, अब मंडे को होगी। अब EMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो EMF ऑफ वेव बाय EMF ऑफ लैप इज A लैप बाय A वेव। लैप में तो 4 पोल हैं, तो 4 पैरेलल पाथ हैं, वेव में 2 ही होते हैं। तो EMF ऑफ वेव 924। ठीक है, 924। चल अमन बेटा, ये स्पैमिंग मत करो वरना तुरंत भगा दिए जाओगे, इस चैनल से दोबारा देख भी नहीं पाओगे। A DC shunt machine develops a EMF of 250 volt at 1500 RPM. Find the torque developed for an armature current of 50 ampere. किस किस होती है सर? मंडे से फ्राइडे होती है, और अब तो वैसे भी गेट का सिलेबस नेक्स्ट वीक मिड तक निपट जाएगा, है ना। मतलब ये 5 डेज और 2-3 दिन और, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मान लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 to 8 लेक्चर्स बचे हैं फॉर गेट एग्जाम। ठीक है, 7-8 लेक्चर बचे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन कैसे पढ़ें? जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ी जाती है भाई, मशीन तो मशीन ही है। कुछ एक टॉपिक गायब है सिलेबस में से, देखो उन लेक्चर्स को स्किप कर दो। चलो भाई फटाफट, कैसे निकालोगे? डेवलप्ड पावर इज EMF इंटू IA इज इक्वल टू डेवलप टॉर्क इंटू ओमेगा। तो ये आ जाएगा B, है ना। अगला देखो भाई, A 4-pole DC motor takes 50 एम्पियर आर्मेचर करंट, लैप कनेक्टेड 480 कंडक्टर, फ्लक्स दिया है, टॉर्क पूछा है। निकालो भाई। ग्रॉस टॉर्क का मतलब होता है डेवलप टॉर्क। निकालो जरा, यहां डेवलप टॉर्क कितना आएगा? तो देखो यहां पे क्या होगा भाई, ये लगाओ, 4 पोल हैं, 480 कंडक्टर हैं, लैप है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होंगे, फ्लक्स है 20 मिली वेबर और IA है 50।
ठीक है, 120, 480, 480, 240 बाय पाई 76.4 बी, सॉरी सी। ठीक है, आंसर विल बी सी। चलो अगला देखें। नेग्लेक्टिंग सैचुरेशन इफ द करंट टेकन बाय अ सीरीज मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12 एम्पियर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टॉर्क। सीरीज मोटर की बात कर रहा है भाई। सीरीज मोटर का मतलब क्या होता है, दैट द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग in series with armature। तो IF is equal to IA, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू IA। क्या आ रहा है 44, बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू IA है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA होता है, यानी IA स्क्वायर। तो T2 बाई T1 इज IA2 बाई IA1 होल स्क्वायर, यानी 12 बाई 10 का स्क्वायर 1.44। तो T2 इज 1.44 T1 माने 44% इंक्रीज। ठीक है, आंसर विल बी ए। अब आते हैं भाई कनेक्शंस पे। डीसी मशीन के अंदर कैसे कनेक्शन देखे जाते हैं। अब देखो डीसी मशीन के अंदर ये कनेक्शन होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, परमानेंट मैग्नेट, सेल्फ एक्साइटेड में शंट, सीरीज, कंपाउंड, कंपाउंड में क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल, और सर्किट वाइज लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब बेटा सबसे पहले अगर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन की बात करें, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का मतलब होता है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक सेपरेट सोर्स दिया गया है। इसका क्या मतलब है, फील्ड वाइंडिंग हैज अ सेपरेट सोर्स। इसीलिए पता है इस मशीन के अंदर हम क्या कहते हैं कि फ्लक्स को कांस्टेंट मान के चलना है। क्या करना है, फ्लक्स को कांस्टेंट मान के चलना है। अब यहां पे बेटा अगर जनरेटर लेते हो तो उसकी केवीएल इक्वेशन क्या बनती है, VT होता है EMF माइनस ब्रश ड्रॉप माइनस IARA। और अगर मोटर लेते हो तो मोटर में ना ड्रॉप सारे उल्टे कर देना, VT इक्वल टू E प्लस, क्योंकि करंट पलट जाता है ना तो ड्रॉप भी पलट जाते हैं। और VBD मैंने बताया था यूजुअली 2 वोल्ट। ठीक है, जिस क्वेश्चन में ना गिवन हो तो इग्नोर कर देना, दे रखा हो तो यूज कर लेना। बट बहुत बार क्या होता है ना 90% क्वेश्चन में VBD होता नहीं, तो जहां होता है वहां हम देखते नहीं, और ऐसा करने से फिर आंसर गलत आता है। अब आते हैं शंट पे। शंट का मतलब क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग पैरेलल टू आर्मेचर। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, शंट का करंट डायरेक्टली निकाला जाता है VT बाय RSH। अब यहां देखो क्या होता है, अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में IA होता है IL प्लस ISH। IL क्या होता है, लाइन करंट या लोड करंट कह सकते हो। ठीक है, लाइन और फेज वाला लाइन करंट मत समझ लेना, ये 3 फेज नहीं है, ये DC है। और यहां EMF कैसे होता है, VT प्लस VBD प्लस IA इंटू RA, ये होता है। अब अगर मोटर की बात करें तो वहां IA जो है ना अपोजिट होता है, IL माइनस ISH, और वहां ड्रॉप भी आप उल्टे कर लोगे।
ऐसा याद रखो ना, मोटर के अंदर ईएमएफ कम होता है वीटी से, जनरेटर में ईएमएफ वीटी से ज्यादा होता है। अब आता है भाई इसके बाद सीरीज। सीरीज के अंदर क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग इन सीरीज विद आर्मेचर। तो यहां पे तो सबसे बढ़िया बात होती है कि IF, IL, IA ये सारे करंट बराबर होते हैं। अब अगर जनरेटर में आप देखोगे तो EMF होता है VT प्लस VBD प्लस IA। अब की बार लेकिन दो रेजिस्टेंस होते हैं, आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग का। और अगर मोटर में देखोगे, सीरीज मशीन के अंदर ना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक बात हमें और हमेशा मालूम रहनी चाहिए, दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू IA, जिस कारण से EMF इज प्रोपोर्शनल टू IA इनटू स्पीड एंड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। ठीक है। अब अगला आता है भाई लॉन्ग शंट डीसी मशीन। लॉन्ग शंट डीसी मशीन का मतलब है यहां शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग है, लेकिन पहले क्या है, पहले सीरीज आर्मेचर के साथ देन शंट। लॉन्ग शंट का मतलब होता है पहले सीरीज लगेगी आर्मेचर के साथ, फिर दोनों के पैरेलल में शंट। अब बेटा यहां पे क्या होता है कि ISH हम निकाल देते हैं कैसे, VT बाई RSH। अब अगर जनरेटर में बात की जाए तो IA विल बी IL प्लस ISH और फिर EMF हो जाता है VT प्लस VBD प्लस IA। अब यहां आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों हैं तो RA प्लस RSC। तो एक तरह से देखो ना, शंट और सीरीज का मिक्स हो गया काम। मोटर में IA हमेशा होता है IL माइनस ISH। IL मैंने बताया ना, लाइन करंट या लोड करंट आप कह सकते हो। और मोटर में सारे ड्रॉप उल्टे हो जाते हैं, तो जो चीजें ऐड हो रही थी वो सब सबट्रैक्ट। अब शॉर्ट शंट के अंदर क्या होता है भाई, शॉर्ट शंट के अंदर पहले आप शंट वाइंडिंग लगाते हो देन सीरीज। क्या करते हो, फर्स्ट शंट देन सीरीज। ठीक है। तो यहां पे डायग्राम में अपने को थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। यहां पे सीरीज फील्ड ऐसे आएगी। ठीक है, सीरीज फील्ड यहां पे आपकी ऐसे आती है। तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या होता है, यहां पे ना आर्मेचर वोल्टेज निकालनी पड़ती है। ये होती है जनरेटर में VT प्लस IL RSC। आर्मेचर वोल्टेज का मतलब होता है जो वोल्टेज आर्मेचर के एक्रॉस हो। आर्मेचर का मतलब होता है EA और RA मिलाकर के। तो ये आर्मेचर वोल्टेज आ गई। अब यहां से ISH निकलता है VA बाई RSH, फिर IA निकलता है IL प्लस ISH, फिर EMF होता है VA प्लस IARA प्लस VBD। अब अगर बात करें मोटर की, तो वहां पे बेटा ड्रॉप उल्टे हो जाते हैं, इसीलिए VA जो होगा VT माइनस IL RSC, फिर ISH होगा VA बाय RSH, फिर IA होगा IL माइनस ISH, और फिर जो भी EMF आएगा दैट विल बी सबट्रैक्टिंग द ड्रॉप्स। बस। तो यहां थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है क्योंकि VA निकालना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, कंपाउंड का दो कनेक्शन और होते हैं, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल।
क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है तो दोनों फ्लक्स ऐड होते हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स अपोजिट हैं तो दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं। यानी दोनों वाइंडिंग ऐसी लपेटी जाएं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाए तो क्यूमुलेटिव बोलोगे, और दोनों वाइंडिंग अगर ऐसे लपेटें कि सब्ट्रैक्ट हो जाए देन इट विल बी कॉल्ड एज डिफरेंशियल।